हाँ, वो ज्यादा वीडियो पॉपुलर तो हो रहा है, वो लग रहा है। देखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of cylinder. वाह, गजब। देख रहे क्वेश्चन, मतलब क्या गजब का क्वेश्चन दिया है उसका। हाँ हाँ, हाँ एडवांस का क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयर करना है ना। हाँ, बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P which is at a distance 2r from the axis of cylinder is given by expression, then the value of k is। ठीक है, बोल रहा है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, और उसके अंदर में एक स्फेयर है, ठीक है। इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर का डेंसिटी है रो, और उसके अंदर जो कैविटी है उसका जो रेडियस है वो r/2। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है। ठीक, तो डेंसिटी तो हमें मालूम है। हमने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, और कैविटी वाला है, तो तुम इस कैविटी वाले रीजन को क्या मानोगे, माइनस रो मानोगे, है ना। एक ही प्रोसेस करना है कि कैविटी रीजन ई फॉर कैविटी, सॉरी डेंसिटी ऑफ कैविटी, कंसिडर इट टू बी माइनस रो, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई नेट क्या आएगा, ई एट पॉइंट पी इज E1 प्लस E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर। आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू फुल सिलेंडर विल बी हाउ मच। फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, यही होता है ना, 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन हमें तो रो दिया हुआ है, तो हमें लैम्डा में कन्वर्ट करना होगा रो को, है कि नहीं। तो लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखेंगे, बोल रहा है कि रो इज इक्वल टू चार्ज क्यू बाई 4 पाई। अच्छा, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, ए वॉल्यूम का, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल लेंथ दिया हुआ है तो, सो रो इज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। एंड लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एच होगा, है ना, चार्ज बटा लेंथ, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, तो हम क्यू को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या है रिलेशन की, रो इज इक्वल टू फॉर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इनटू लैम्डा। समझा कि नहीं समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, lambda is rho by, sorry, lambda is rho by pi r square into r, यहाँ पे 2 से मल्टी 2 रो कर दो, है कि नहीं। तो इक्वेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मींस ड्यू, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है ना, विच इज ड्यू टू द सिलेंडर, सो E1 which is due to my whole cylinder, it is how much, 2 rho by 4 pi epsilon naught pi r cube। Are you able to get me or not? देख किस चीज का है भाई, होल सिलेंडर। अच्छा, हमें पॉइंट पी पे E2 का वैल्यू निकालना है। E2 कैसे आएगा, तो तुम्हें मालूम है, E2 विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, स्फीयर की वजह से निकालेंगे 2r डिस्टेंस पे, है ना। तो वो आएगा क्या, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर हमें पहले चार्ज निकालना होगा, तो इक्वेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q by 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, isn't it? बट हमें क्या निकालना है? दिस इज ड्यू टू व्हाट? स्फीयर, है ना? स्फेरिकल कैविटी लिख लो अगर अच्छे से लिखना है तो। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा ना? एक मिनट को बंद करना तो ड्रिलिंग चल रहा है, उतना नहीं है, मतलब नहीं आ रहा है ना। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ सिलेंडर। अब हमें स्फेरिकल कैविटी का क्यों निकालना है? तो फॉर्मूला लगा देंगे, रो इज इक्वल टू, हमें रो मालूम है, क्यू बाई स्क्वायर का क्या होगा 4/3, इसका रेडियस r/2, सो 4/3 पाई r/2 का क्यूब। समझे कि नहीं समझे? तो इसको पुट करो, दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 4/3 पाई, मतलब ये हो गया 4/3 पाई r/2 का क्यूब इंटू रो। दिस इज माई चार्ज। E2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, दिस इंप्लाइज E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का तुमने ला दिया वैल्यू 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ठीक है। और ये जो डेंसिटी है, हमने क्या बोला था कि कैविटी का डेंसिटी माइनस रो मानना है, तो इसको माइनस रो लिखेंगे ना, है कि नहीं? और डिवाइड बाई 1/4r स्क्वायर। इज दिस क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम्हें क्या मिला? ये, एक मिनट, अबे बुड़बकवा, ये देख यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है बे, हम गलत लिखे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो। समझे कि नहीं समझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो इसको चेंज करते हैं। ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पाई आर स्क्वायर इंटू रो बाई कैपिटल। दिस इज योर इक्वेशन। तो अब देखो सॉल्व, आसान है, आसान बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो E1 का प्योर वैल्यू हम लिखते हैं पाई पाई भाई कैंसिल, दो दूनी का 4, आर और आर कैंसिल, तो ये है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। और हम पॉइंट पी जो है सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ क्या कहा जाता है, सिलेंडर से 2r डिस्टेंस पर है ना, तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो ध्यान से देखो, तो एक्चुअली में क्या आया, डिस्टेंस रो आर बाई 4 एप्सिलॉन। ऑन ज्वाइन करना सभी तक। ये हमारे पास नया बालक आया है, सिद्धार्थ है क्या? समीर है? अच्छा, इन्होंने कभी क्लास अटेंड नहीं किया है, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो E1 बराबर क्या आया, रो आर बाय 4 एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अब ध्यान से देखा जाए तो अगर इसमें E2 का वैल्यू पुट किए हैं, तो E2 अगर निकाले तो E2 का वैल्यू कितना आ रहा है? ओ भाई, रो रो कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, समझे? तो E2 का वैल्यू आ रहा है आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू वाला हटा दो, आर ही बच जाएगा, तो आएगा माइनस रो इंटू आर डिवाइड बाई 4×3 = 12, 12×24, सो 24 एप्सिलॉन। तो देयरफॉर ई नेट एट पॉइंट पी क्या होगा, E1 माइनस E2 है ना? सॉरी, E1 प्लस E2 हमने माइनस रो में ले लिया है, तो क्या है, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस
रो आर बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 4 × 24, 24 आएगा, है ना। ये तो मतलब देखो कितना आ रहा है, तो ये आएगा 4 × 6 रो आर माइनस रो आर 5 रो आर बाई, ये तो अपना दूसरा रिलेशन आ रहा है, 5 रो आर बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ, ये तो कुछ और ही आ रहा है वो। इसको कैसे लिखा जाएगा? कहीं सिली मिस्टेक नहीं तो नहीं हुआ ना? देखो तो, एक मिनट जरा रुको। हेलो, हाँ हेलो, नहीं, या दिस इज अनुराग। या हाय सर। हाँ यस। हाँ हाँ। या या सो फॉर, या only one till now. Yeah, I think it's with Meena ma'am. The paper I have submitted it to Meena ma'am. You can collect it from her. Day before yesterday. Yeah, for supplement. Can you ask Srinivas, because I don't have it. Means I do not talk on phone with her usually. Yeah. Oh, okay, okay. Let me check. Yeah, yeah. ओके, ये क्या हो रहा है जरा देखो तो, कहाँ? R/2 तो हमने कंसिडर किया है। अच्छा सॉरी रे, सिट्रा, यहाँ पे 2 का क्यूब है ना, ये देखो यहाँ पे 2 का क्यूब है यहाँ पे, सॉरी। तो ये क्या आएगा? 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया यहाँ पे। 4 4 कैंसिल, 8 3 24 इंटू 4 है यहाँ पे, ओके। बहुत बड़ा टर्म है। 24 इंटू 4, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा एकदम, अब सही आएगा। ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखो, 1/4 कॉमन ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। सो ई पी इज इक्वल टू 1/4 कॉमन, यहाँ पे पाई क्यों लिखा हूँ मैं? हाँ, तो 1/4 कॉमन निकाल लो, और इसमें क्या बच जाएगा फिर तुम्हारा? 24 रो आर माइनस रो आर बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन कितना? ई पी इज इक्वल टू 23 रो आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। इज इज क्लियर हो? तो 16 16 चौके 96 मीन्स के की वैल्यू कितनी है? 4, isn't it? So this implies that k is equal to how much? 4. Are you able to get me? ठीक है। हाँ। नहीं तो वो इसीलिए तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। जैसे मेंस और एडवांस में जब इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसको ऐसा मतलब ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई कुछ भी करके लिख दिया, है ना। बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो ये बेटर आइडिया है। मतलब उस पर कॉशियस रहो तो बेटर है ना। ओके, चलो आगे बढ़े। समीर यहीं पे हो? तूने बहुत सारे क्लासेस मिस किए हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सारा यूट्यूब पे देख लेना, 4 5 तो क्लास हो चुका है।
ये हम लोग का छठा क्लास है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है अपन का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी जल्दी बनाते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर has a charge q distributed on its volume with charge density rho is equal to kr to the power of alpha, and at a distance r from its, if the electric field at r is equal to r by 2 is 1 by times that of r is equal to capital R, then find the value of alpha. वाह, ठीक है। तो सोचो क्या करना होगा। सिर्फ मतलब इंटीग्रेशन दे रहा है वो, मजा आ गया। देखो सॉलिड स्फीयर, वंस अगेन 3D ऑब्जेक्ट, तो क्या यूज करेंगे, रो यूज करेंगे, है ना। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि solid sphere at a distance means electric field at a r and r. Let's suppose this is capital R. तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r by 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r is equal to r by 2 यहाँ पे, ठीक, सॉरी, इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, that electric field at r by 2 is 1 by 8 times electric field at r, और हमें मालूम भी है कि inside the solid sphere the electric field increases linearly, isn't it। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन यूज करेंगे, सोचो जरा, E at r by 2 is equal to 1 by 8 of E of r, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हमने इक्वेशन यूज किया, ठीक, that volume with charge density rho is equal to kr to the power of alpha, सो हम इक्वेशन लगा सकते हैं ना कि E at any point is how much 1 by 4 pi। और ध्यान से देखो जरा, इसमें इसमें इतना भी नहीं सोचना है kr to the power of, बहुत उतना टफ वे में नहीं जाना है। पॉइंट ये है कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज व्हाट, हमने प्रूव किया था, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, है कि नहीं। इसके अंदर हरदम रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, रो इनटू स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R नहीं, ठीक। और अगर ये होता है सॉलिड स्फीयर का, याद रखो, अगर मान लो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो E इज इक्वल टू रो r by 2 एप्सिलॉन नॉट होता है सॉलिड सिलेंडर का। ये दोनों फॉर्मूला याद रखा करो, है ना। और नहीं तो मेरा लेक्चर नंबर 13 या 14 में ये डिराइव किया गया, इज दैट क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला प्लेलिस्ट में। तो ध्यान से देखो, तो अगर अपन यूज करेंगे ये वाला फॉर्म को, दैट E at r by 2 in terms of rho, so E at r by 2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट इज इक्वल टू, रो का वैल्यू पुट करो, kr to the power of a into r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, है ना। लेकिन ये रो वेरिएबल है यार, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हाँ देखते हैं, अगर इससे नहीं आया तो फिर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हमें इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। अब r की जगह r by 2 पुट कर दो, तो क्या है इक्वेशन, के r by 2, और ये r by 2 ही रहेगा, तो दैट मीन्स इट इज a plus 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, है ना। और E at r क्या हो जाएगा, सिंपल, के r टू द पावर ऑफ a plus 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। आर एबल टू गेट मी और नॉट, है ना। तो ये अपना मिला कहाँ का, r, नहीं, आई थिंक इससे काम गड़बड़ाएगा वो, शायद देखते हैं, कुछ तो होगा। अब बोला गया कि के r टू द पावर ऑफ a plus 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 by 8 टाइम्स, सॉरी, इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन उल्टा लिख दिया मैंने, कि के r by 2 to the power of a plus 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये r by 2 पे है, इज इक्वल टू 1 by 8 टाइम्स, कहाँ, के r to the power of a plus 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, समझा कि नहीं समझा। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल, के कैंसिल, 3 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल,
और बचेगा क्या, ध्यान से देखो जरा, इसको ऐसे अगर हम ध्यान से देखें तो दिस r बाई r का पावर a प्लस वन डिवाइड बाई 2 का पावर a प्लस वन इज इक्वल टू r टू द पावर ऑफ a प्लस वन डिवाइड बाई 8 लिख सकते हैं क्या? तो ये कैंसिल, और इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया 1 बाई 2 का पावर क्यूब, तो a प्लस वन, इसका मतलब है कि बेस अगर सेम है तो a प्लस वन इज इक्वल टू हाउ मच 3, a बराबर कितना है 2, एकदम सही चमक गया, a की वैल्यू कितनी है, समझा कि नहीं समझा? तो कभी कभी मतलब, हाँ हाँ, ए, अरे भाई इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, वन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ a प्लस वन, तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए ना, पावर को हम इक्वेट कर दिए, बेस सेम है ना, तो पावर को हमने क्या कर दिया, इक्वेट, अगर इक्वल टू का साइन है तो इसलिए a का वैल्यू कितना है 2। तो बस हरदम ही अगर इंटरनल पॉइंट है तो क्या लगाओ, सिलेंडर के लिए रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या लगाओ, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू एबल टू गेट मी? ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, वाह एक और अच्छा क्वेश्चन 29, बताओ क्या है, सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 29। ठीक है, क्या निकालना है, अ पॉइंट चार्ज q मूव फ्रॉम पॉइंट p to s along pqrs in a uniform electric field E parallel to the positive direction of x-axis. The coordinates of PQRS are a comma b comma 0, 2a comma 0 comma 0, a comma minus b comma 0, 0 comma 0 comma 0 respectively. The work done by the field in the above process is given by expression. बताओ क्या लिखाएंगे? अच्छा क्वेश्चन दिया है, 1989 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाह 2 मार्क्स अभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया है। या पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू एस, ठीक है, मतलब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं ना, पी से क्यू गया, फिर क्यू से आर गया, आर से एस गया, और पूछ रहा है कि फाइंड द नेट वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस। एकदम टेस्ट से टेंशन नहीं लेना है इसमें, एकदम में से नहीं लेना है, ठीक है, सोचोगे तो एकदम आराम से बन जाएगा। मेन चीज है थोड़ा कोऑर्डिनेट देख लेते, पी का कोऑर्डिनेट है क्या, ऐसा है ना, ऐसे अपन गए हैं, है ना, राजा मंदिरी, यार हमको दिल्ली में आने का मन कर रहा है यार, उधर आकाश उकाश में खाली भी है, फैकल्टी वैकल्टी को चाहिए, हम हम सोच रहे हैं उधर शिफ्ट पॉइंट। हाँ, हम हैदराबाद में है ना, सोच रहे फिजिक्स वाला में शिफ्ट हो जाए फिर से यार, मन कर रहा है। अभी तो हम लेक्चरर पोस्ट पे हैं। हाँ, जूनियर कॉलेज है, समझे, तो आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, क्या करेंगे इस गवर्नमेंट जॉब को लेके। देखो ध्यान से, बोल रहे हैं हम ट्रैवल कर रहे हैं PQRS से, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें कोई मतलब नहीं, पी क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा बी कॉमा 0, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2a कॉमा 0 कॉमा 0, आर का जो कोऑर्डिनेट है वो है a कॉमा माइनस बी कॉमा 0, और एस का जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन पे है बेटा 0 कॉमा 0 कॉमा 0, है ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ध्यान से देखें जरा, तो P से हम जा रहे हैं Q,
Q से हम जा रहे हैं R, और R से हम जा रहे हैं S, है ना। जो वर्क डन होता है, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमें निकालना है कि वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस। ठीक, तो अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन क्या करना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है इन माइनस ऑफ, जैसे यहाँ पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलते हैं, है ना, तो हमें माइनस लगाना पड़ता है ना। तो हम माइनस क्या लिखते हैं? माइनस क्यू वी डॉट डी आर, है कि नहीं? यही होता है। अब यहाँ पे है कि डी आर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अपना पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो अपन यूज करेंगे माइनस ऑफ क्यू वी वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ई आई क्या, है ना। अब डेल्टा आर वेक्टर बनाते जाओ। एस जो है वो ओरिजिन पे है, तो एस पी का पहले एस पी का बना दो, है ना, या पी क्यू का पहले बनाओ। तो पी क्यू वेक्टर इज हाउ मच? 2a माइनस ए मीन्स ए आई कैप, 0 माइनस बी बी जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? क्यू आर का क्या आएगा? क्यू आर बराबर आएगा ए माइनस 2 है तो माइनस ए आई कैप प्लस प्लस ऑफ बी जे कैप। लेकिन मैं दो मेथड से बताऊंगा तुम्हें, है ना। एक मिनट। आर एस वेक्टर क्या है? आर एस वेक्टर क्या होगा? 0 माइनस ए, तो माइनस ए आई कैप, एंड 0 माइनस ऑफ बी, तो वंस अगेन प्लस बी जे कैप, है कि नहीं। तो तुम ये वर्क डन निकालो सब पे और ऐड कर दो। वर्क डन निकालने का क्या आएगा? ध्यान से देखो जरा। तो वर्क डन, दिस implies that work done net is work done along PQ plus work done along QR plus work done along RS। समझा कि नहीं समझा? है ना। तो वर्क डन along PQ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू ई वेक्टर जो ई आई कैप डॉट ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस क्यू आर का क्या है? तो वंस अगेन आएगा माइनस क्यू वी आई कैप डॉट माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, है कि नहीं? समझ में आ रही है बातें? प्लस वंस अगेन माइनस क्यू ई आई कैप डॉट माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? समीर समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आई कैप डॉट आई कैप तो एग्जिस्ट करता है, आई डॉट जीरो होता है ना। तो वर्क डन नेट का है रिलेशन। एक कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद ट्रिक तुम्हें समझाऊंगा असली में कैसे निकालते हैं। माइनस क्यू ई ए पहला टर्म हो गया, सेकेंड टर्म वन सेकेंड माइनस माइनस प्लस क्यू ई ए, और थर्ड टर्म आई कैप डॉट आई कैप वन सेकेंड, तो वन सेकेंड माइनस क्या आया, प्लस आ गया प्लस क्यू ई ए। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो नेट वर्क डन क्या है तुम्हारा? वर्क डन नेट इज इक्वल टू क्यू ई ए। आर एबल टू गेट मी और नॉट? समझे? इज दिस क्लियर? अब ध्यान से देखो, पॉइंट ये है कि बहुत लोग इसमें नेगेटिव आंसर देते हैं, बहुत लोग पॉजिटिव। हमने अपना नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि हमने फॉलो किया मेथड। अगर हम नेगेटिव हम एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से निकालें। इज दैट क्लियर और नॉट? अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से सोचा जाए कन्वेंशनली और सोचें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है ना। और कंजर्वेटिव फील्ड में तुम्हें मालूम है कि वर्क डन अलोंग क्लोज लूप इज हाउ मच? जीरो। या फिर वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ इज हाउ मच? सेम। तुम किसी भी पाथ से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो वर्क डन अल्टीमेटली टू फाइनल पॉइंट बाय एनी पाथ
इसीलिए मजा आता है जेई एडवांस वाला कंटेंट पैकेज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलता है। सो वर्क डन अल्टीमेटली टू फाइनल पॉइंट बाय एनी पाथ इज ऑलवेज व्हाट सेम। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वर्क डन along PQ plus work done along QR plus work done along RS plus work done, अगर मान लो क्लोज लूप रहता, अगर हम इधर से ऐसे लेकर आते हैं तो SP मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, जीरो होता है नहीं होता, क्योंकि वर्क डन along all the closed path is always equal to how much, zero। सो हम इन तीनों का वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू PQ प्लस वर्क डन ड्यू टू QR plus work done due to RS is equal to minus of work done due to SP और not। तो हम सिर्फ SP का R वेक्टर निकालते हैं। SP का R वेक्टर क्या आएगा, सिंपल AI कैप प्लस BJ कैप, आर एबल टू गेट मी और not। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते तो तुम्हारा आंसर उसी से मिल जाता है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? तो ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा बात ये है कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये अपन का फाइनल पॉइंट है। हम ऐसे जाएं या हम ऐसे आए, ऐसे आए, दोनों में बात क्या है, बराबर, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क डन अलोंग एनी पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज ऑलवेज सेम। समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो तुम्हें इस तरह का क्लोज लूप मिले तो मेरे जैसा ये जो फर्स्ट प्रोसेस बताया, फर्स्ट प्रोसेस तुम्हें प्रूफ करने के लिए बताया कैसे होता है, सेकेंड प्रोसेस हम यूज करेंगे, मतलब हरदम अगर दिमाग काम कर रहा है उस टाइम पे तो हमें ये यूज फॉर्मूला करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे बढ़ो। 30 बोल रहा है state true or false, an electric line of forces in xy plane is given by equation x square plus y square is equal to how much, 1। A particle with unit positive charge initially at rest at the point x is equal to 1, y is equal to 0 in the xy plane will move along the circular line of force। कुछ नहीं, समझो जरा है क्या चीज कि एक तुम खुद बताओ क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाह, मतलब पहली बात कि सर लोग कितना मतलब आईआईटियंस देख रहे हो दिमाग लगाते हैं, एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पे ऊपर ट्रू फॉल्स बना दी, बोल दिया। हाँ, तो क्या क्या एकदम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक क्लोज सर्कुलर लूप है ना। अब बोल रहा है कि अगर मैं एक पार्टिकल को a positive unit positive charge initially at rest at the point x is equal to 1 and y equal to 0, मतलब यहाँ पे मान लो एक चार्ज लिया, ठीक, और उसको छोड़ दिया, ठीक है, देन बोल रहा है कि इज दिस चार्ज विल मूव अलोंग द सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स और नॉट। ठीक, अब ध्यान से सोच जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर है, तो पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो भले ही फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, डेविएटिंग फोर्स है, बट इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है ना। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ और टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ we need a centripetal force, a force acting towards the center। लेकिन ये फोर्स कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर भी आएंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, along the tangent ही है, but the point is कि that although these tangential forces are acting, but these tangential forces will always increase the velocity of particle or not, है कि नहीं?
तो ये जो पार्टिकल है एक्चुअली में ये सर्कुलर नहीं मूव करेगा, ये जो पार्टिकल है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से हेलिकल पाथ में मूव करते हुए चलता जाएगा, क्योंकि हरदम इसके ऊपर वेलोसिटी फोर्स, जो वेलोसिटी है वो क्या बढ़ा दे रहा है, फोर्स बढ़ा दे रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? So it's not going in a circular path. So this answer is basically false. Are you able to get me? Is that clear? So write the answer that here centripetal force is not available, is not available, but the tangential force always tries to deviate the particle by increasing its velocity. ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। समीर जी समझ में आया? चलो आगे देखो, ये भी शायद ट्रू एंड फॉल्स ही है। हाँ, 3 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, बताओ क्या है। बोल रहा है 2 protons A and B are placed between 2 plates of a parallel plate capacitor charged to a potential difference V as shown in figure. The forces on 2 protons are identical. वाह। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही मतलब ऐसे मुंह में देखो और मरसट से एकदम सही आंसर। क्या होता है, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेकंड रीजन में ही एग्जिस्ट करता है ना। फर्स्ट रीजन में कितना होता है, 0। सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में क्या होता है, वो भी 0 है ना। ठीक, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द, 1 मिनट, आई थिंक नाइट लाइट है, हम नाइट लाइट नहीं चाहिए। व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है ना, ध्यान से। तो क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन इज हाउ मच, इट इज, अगर मान लो इसका जो होता है सिग्मा, अगर मान लो ये सिग्मा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज हाउ मच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नॉन वेरिएबल, नॉन डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट। ठीक, इज दैट क्लियर? So point is that this electric field is not dependent on distance from plate and this is uniform. तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा एनी पार्टिकल वो क्या होता है, Q इंटू ई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सो फोर्स ऑन बोथ प्रोटॉन्स इज आइडेंटिकल, व्हिच इज ट्रू बेसिकली। ठीक है, ठीक, तो आंसर इज ट्रू। दिस इज, आगे बढ़ा जाए। चलो उसके बाद बोल रहा है 32 है, स्मॉल मेटल स्फेयर बॉल। ये भी ट्रू और फॉल्स ही है ना। बोल रहा है स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with the help of an insulated thread. If high energy X-ray beam falls on the ball will be deflected in the direction of, वाह भाई वाह, क्या मजा है, मतलब क्या क्वेश्चन दिया है। अच्छा तुम लोग को अभी एक्सरे की प्रॉपर्टी पता नहीं है, बट थोड़ा सा हम बता देते हैं एक्सरे होता क्या है। कि पहली बात,
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ठीक है। ये एटमिक मतलब एटम्स चैप्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो जस्ट 2 लाइन की प्रॉपर्टी है कि जो एक्सरे रे होता है ना बालक, द एक्सरे, एक मिनट, डियर वोटर, योर वोट योर चॉइस, लेट्स बोथ विद प्राइड इन दिस इलेक्शन, देश का गर्व, वोटिंग रिलेटेड ऑप्शन। मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया है। भाई मेरा तो अभी वोटर ही आईडी कार्ड नहीं बना है। पापा, वोटर आईडी कार्ड अब ऐसे बन जाता है क्या? मतलब अगर हम दूर रहें तो यह बनवाना पड़ता है? हेलो, पता नहीं, ऑनलाइन हो जाता है? फॉर्म 6, ठीक है, तो फिर हम भरेंगे एक बार। हम इस सब पे ध्यान नहीं देते, हम मतलब इतना बिजी रहता है हमारा जिंदगी फिजिक्स के प्रति कि ना तो हम सेलेना गोमेज को देख पाते हैं, ना ही हम इन सब के लिए टाइम निकाल पाते। हाँ हाँ। हाँ, मेरा शादी फिक्स हुआ, तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? अच्छा, तो हमारा शादी फिक्स है, हमारा शादी है अगले साल। अब देखो कब है, अप्रैल वगैरह में। डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो आ जाना चुपचाप से, है ना। अच्छा भाई, शादी इज अ बर्बादी अल्टीमेटली। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। बट फिर भी करना पड़ता है। सो इफ आई, हाँ, वरना पापा हमको किसी से बांध दिए तो और दिक्कत है। कम से कम ये तो थोड़ा लव मैरिज है तो मजा आएगा। अब देख, हाँ हाँ। हाँ, और सुनो, अगर किसके बारे में गांव में किसी को मालूम चला, हम तुमको लतियाएंगे इतना जोर जोर से ना। हाँ हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है देखते हैं। चलो इधर देखो, आप बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है एक्सरे का, कि व्हेन एक्सरे बीम फॉल्स ऑन एनी मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब हाई एक्सरे बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। देन इट knocks out electrons from that body। क्या निकालता है उसमें से? कभी भी एक्सरे बीम किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वो उसमें से क्या निकालती है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? ठीक, तो अगर मान लो अगर मेटलिक स्फेयर था, है ना, ठीक है, हम इसके ऊपर इसको लटका दिए थे थ्रेड से, तो थोड़ा इधर लेके जाओ तो मर जाएगा, ठीक है। इसको हम एक थ्रेड से लटका दिए, इंसुलेटेड थ्रेड है ना, और इसके ऊपर हमने फेंका एक्सरे बीम, ठीक। तो जब एक्सरे बीम पड़ेगा तो इसमें से क्या बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। तो जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ना। अब तुमने इसी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, इफ यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, then the body will be deflected, positive electrons gets deflected, sorry, positive charges gets deflected in the direction of electric field, और तो ये जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल डिफ्लेक्ट along the direction of electric field। समझे कि नहीं समझे? So this is why this answer is also true, the ball gets deflected in the direction of field। are you able to get me or not? ठीक है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन हरदम ही। तो आप प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी को भी कभी कभी पढ़ते रहना। एनसीईआरटी में वो जो लास्ट में जो समरी दिया हुआ रहता है ना, उसको जरूर पढ़ लेना, उसको एकदम पढ़ लो, उससे अभी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना।
तो एनसीईआरटी की जो समरी जो लास्ट में दो तीन पेजेस का जो लिखता है ना, वो निचोड़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोफेसर्स का मेन मेन रिसर्च होता है और उसी से क्वेश्चन वो बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहना करना। वाह, एक और एडवांस का क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि a uniform electric field E is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with the initial speed of this much. अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट किया गया, देखो, है ना। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चेंज तो आएगा नहीं। द पार्टिकल इज एम टू हिट द टारगेट t which is 5 meter away from every point on the field as shown symmetrically in the figure. q by m you have to take 10 to the power of 10 calorie per coulomb per kg. Then अच्छा, ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन, मतलब नया नया क्वेश्चन है ना। देखो, हम अच्छे से समझा रहे हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अगर तुम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, इफ यू प्रोजेक्ट एनी काइंड ऑफ अ बॉडी with some initial velocity u, then this body hits some target or, है ना। अगर उसको बोलो हाँ है ना। बट ये क्यों होता है, बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो है कि नहीं। क्योंकि इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि सी आई हैव सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड आई हैव सम वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी होती है तेरी u sin थीटा, और यहाँ पे हो गई u cos थीटा। अब पूरे पूरे प्रोजेक्टाइल में एक चीज तो बेस्ट पार्ट है कि एवरीवेयर दिस u cos थीटा इज सेम टिल हियर आल्सो। u sin थीटा को हमें वेरी कराना है। पहले क्या है, ये मैक्सिमम, इसको हम जीरो लेकर जाएंगे, u cos थीटा उसको आगे बढ़ाते जाता है पार्टिकल को तब तक, और फिर g क्या करता है, u cos थीटा u sin थीटा की वैल्यू को नीचे चेंज करता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे टकराते हैं तो फिर से जो मेरी वेलोसिटी आती है वो कितनी आ जाती है, u sin थीटा। मतलब अगर g की वैल्यू कम है तो रेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेंज हरदम क्या होगा, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। जैसे मान लो अगर किसी चीज को हम प्रोजेक्टाइल की तरह मून पे फेंकें, मून से फेंकेंगे, तो उसकी जो रेंज होगी ना वो अर्थ के मुकाबले वेरी वेरी बिग होगी। इज दैट क्लियर और नॉट। समझ में आई बात। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सिंस आई एम प्रोजेक्टिंग अ पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉइंट इज कि ये जो पार्टिकल है ये बहुत ही छोटे होते हैं, एंड ऑन दीज पार्टिकल द ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट दैट मच। तो दिस इज व्हाई वी क्रिएट द particular projectile case with the help of electric field, because we know that on any charged particle the force experienced in the electric field is equal to how much, QE. So basically instead of g here the acceleration comes as QE by m. ठीक है, तो any charged particle inside the electric field feels an acceleration of QE by m meter per second square. Are you able to get me or not? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन कितना, q by m तुम्हें पता है, विच इज 10 to the power of 10, और E by m तुम्हें दिया हुआ है, सॉरी, E इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y डायरेक्शन इज आल्सो गिवन विच इज -400√3। तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है तुम, अरे भाई साहब हैं, क्या बात कर रहे हो। एक्सेलरेशन देखो कितना है, 400√3 इंटू 10 to the power of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर एबल टू गेट मी, दिस इज माई एक्सेलरेशन। ठीक, अब बोल रहा है कि दिस पार्टिकल इज एम्ड टू hit at target T. तो options are the particle will hit T projected at an angle of 45 degree with horizontal and the particle will hit at 30 degree। मतलब तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक, तो इक्वेशन क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आर का इक्वेशन होता है, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इंस्टेड ऑफ, नहीं 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 बे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है ना। तो अगर हम जी है, जिस जी का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। आर एबल टू गेट मी। रेंज तुम्हें दिया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। एडवांस क्वेश्चन लग रहा है क्या, नहीं ना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एडवांस, सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एडवांस इज मैथमेटिकली टफ। एडवांस तुम्हें कैसा आएगा, मैथमेटिकली टफ आएगा, लेकिन जेई मेंस कैसा आएगा,
जेई मेंस तुम्हारा आएगा लॉजिकली टफ, है ना, तो इसलिए एडवांस पे ज़्यादा फोकस करोगे ना तो जेई मेंस कभी नहीं निकलता है। जेई मेंस लॉजिकल क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, इसीलिए एचसी वर्मा बोला जाता है, एचसी वर्मा बनाओ जेई मेंस के लिए और पीवाईक्यूज बनाओ जेई मेंस के लिए, है ना। एडवांस का क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आई रेडा वगैरह पढ़ लिया तो ओके। तो ये एडवांस मैथमेटिकली टफ आता है ओके। तो आर की वैल्यू दी गई है 5, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 जा 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ 12 साइन 2 थीटा अपॉन ए वाई 400 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। इज दैट क्लियर? तो ये जीरो कैंसिल भाई साहब, सॉल्व कर रहे हैं, ये तो बड़ा दिक्कत वाला आंसर भाई। इतना देखा तेरे से कितना मैथमेटिकली टॉप दिलेगा। तो 4 ये 10 हो गया ना, तो ये क्या बचेगा 10 टू द पावर ऑफ 1 बचेगा, है ना। 10 टू द पावर ऑफ 11 हुआ, तो 10 टू द पावर ऑफ 12 में से 10 टू द पावर ऑफ 11 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 10 आएगा सर, साइन 2 थीटा अपॉन √3। तो इक्वेशन आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5√3/10, है ना। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब होता है, इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो होता है थीटा के लिए, तो ये 2 थीटा है ना, तो थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? आर एबल टू गेट मी? सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं? तो इसमें एक मिनट, द पार्टिकल 30 और 60, द पार्टिकल विल हिट टी if projected either at an angle 30 or either 60 from horizontal। देखो एक इसका एक मतलब बताता हूँ, ये क्यों लिखा है 60 और 30, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये है कि तुम जब सेम इक्वेशन अप्लाई करोगे, लुक ओवर हियर, तो अगर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो थीटा जो है 2 थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 पकड़ता हूँ तो 2 थीटा का मतलब क्या हुआ 120 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यू 120 के बराबर होनी चाहिए एक्चुअली में। सो पॉइंट ये है कि ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली थीटा इज इक्वल टू आइदर 30 और आइदर 60। आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है। सो पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री, मेनली 30 डिग्री मानो, है ना। 60 डिग्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 60 डिग्री पे भी अगर हम फेंकें तो हमें मालूम है कि cos थीटा एंड sin थीटा आर सिमिलर फॉर इनवर्स ऑफ 30 एंड 60, इजंट इट? तो इसीलिए 60 भी तुम्हारा आंसर। तो पहला तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर एबल टू गेट मी और नॉट? अब टाइम निकाल दो, टाइम का वैल्यू क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, है ना। तो इसमें पुट कर दो t इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू है 2√10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, साइन 30 इज 1/2, है ना। हम 30 डिग्री पे ही पुट करेंगे, इज दैट क्लियर? एंड देन g की वैल्यू पुट करो, g इज 400√3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। आर एबल टू गेट मी? तो इसको जब हम पुट करेंगे तो कितना आ रहा है देखो तो, ये आएगा, ये कैंसिल, टू टू कैंसिल भाई साहब, ये कितना आएगा t इज इक्वल टू, इसको कर दो √10/12 आ रहा है क्या, मतलब 5√3 लिख सकते हैं क्या, 5√6, 5√6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 आएगा, है ना, सेकेंड्स। नहीं नहीं, 10 टू द पावर ऑफ -6 आएगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। करेक्ट, तो ये आएगा 10 टू द पावर ऑफ -6 सेकेंड्स। तो ये आंसर आया t इज इक्वल टू 5√5/6 माइक्रो सेकेंड, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब 60 डिग्री पे निकाल दो, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करोगे तो उसमें आएगा 5/√2 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो t एट 60 डिग्री t4
theta is equal to 60 degrees is how much? Root under 5/2 microsecond. So both answers are correct. So which options are correct? B and C. Are able to get me? समझ में आया क्या? मजा आया? फील आया? आगे बढ़ा जाए. ठीक. क्या क्या क्या? फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी बुक है, लेकिन फिजिक्स गैलेक्सी पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है. मतलब उससे अच्छा तुम सेंगेज का डीपीपीज लगाओ. अगर तुम्हारे पास सेंगेज का डीपीपी का पीडीएफ नहीं हुआ तो मैं सेंगेज का डीपीपी का पीडीएफ भेज देता हूँ तुम्हें. तुम लोगों को डीपीपी चाहिए क्या? आकाश का डीपीपी कैसा है? मेरे को एक दो का फोटो भेजना ना कि टफ है या इजी है. तुम लोगों को पीडीएफ मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है? डीपीपी नहीं मिलता है, मॉड्यूल ही दिया है बस. नहीं तो एक काम करते हैं, हम डीपीपी स्टार्ट करते हैं. देखो ये पीवाई क्यू वाला तो चल ही रहा है ना? एक एक डीपीपी में तुम्हें भेजते जाता हूँ, है ना? ठीक है, तो डीपीपी का कभी कभी डिस्कशन कर लेंगे, तो डीपीपी भी बनाते जाओ, डाउट्स पूछते जाना ग्रुप में, है ना? ठीक है, तो अपन डीपीपी. नहीं, फिजिक्स गैलेक्सी नहीं, सेंगेज बनाता है अपन, है ना? सेंगेज थोड़ा सा क्या होता है कि कॉमन बुक रहता है. फिजिक्स गैलेक्सी में, फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी बुक है, मैं बहुत अच्छी बुक है भाई. ऐसा मैं बोल मतलब. हाँ, बट पॉइंट ये है कि उसको बनाने में, उसको समझने में तुम्हें टाइम लगेगा. और वही सिंपल भाषा में तोड़ तोड़ के टॉपिक वाइज सेंगेज में क्या किया गया है कि थोड़ा अच्छे से सजा दिया गया है ना. तो उसका डीपीपीज और क्वेश्चन भेज दूंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उसको बना लेना. ओके, ठीक है. तो अभी तो पीवाई क्यूज बना ही रहे हो, पीवाई क्यूज और एचसी भी बनाओ ना, एचसी वर्मा बनाओ एंड पीवाई क्यू बनाओ, है ना? पहले एचसी वर्मा कंप्लीट करो. एचसी वर्मा बनाया? नहीं, तो पहले एचसी वर्मा बनाओ भाई, फिजिक्स गैलेक्सी वगैरह भी रखो, पहले एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर करो. ठीक है, 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा. समीर तुम भी, है ना? अगर क्वालिफाई करना है जेई मेंस अच्छे मार्क्स से, तो पहले एचसी वर्मा कंप्लीट करो. हाँ, अब बोल रहा है 34 नंबर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक, देखो ये सब जो क्वेश्चन है, देखो ये एडवांस वाला क्वेश्चन है ना, तुम कुछ खोलोगे एचसी वर्मा, एचसी वर्मा 53 नंबर क्वेश्चन पे इस तरह का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ. तो इसलिए तुमसे बन जाएगा. एचसी वर्मा अच्छा किताब है, मजाक नहीं है. बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस वन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन ओ in the presence of an uniform electric field of magnitude E naught. Wow. If the potential is constant on the circle of radius r, okay, centered at uh, centered at the origin as shown in figure, then the correct statement is or are. अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस कितने अच्छे होते हैं इसके बारे में सोचो. मतलब इतना नहीं है कि ये एकदम इजी पीजी लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन दिया, समझे? दिस इज वाई एडवांस हैव इट्स ओन पर्क्स. मतलब क्वेश्चन तो भैया एडवांस ही बनाता है, भोकाल. सही बोल, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन आज तक कोई नहीं बना पाया. बोल रहा है कि 45 डिग्री पे, है ना, अपना डाइपोल है ना? ठीक है, देखिए, तो ये 45 डिग्री पे एक अपना डाइपोल रखा हुआ है. इज दैट क्लियर? लेट मी ड्रॉ दिस एंगल, है ना? अब बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पता करो, एंड देयर इज एन, इट इज फिक्स्ड ओवर हियर. कि 45 डिग्री पे कैसा है बेटा? फिक्स्ड. तो फिक्स्ड कैसे रहेगा, तुम कभी सोचे हो? फिक्स कैसे रहेगा? फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. अगर डाइपोल एक जगह पे फिक्स है, इसका मतलब क्या लगाया हुआ है वहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? ई नॉट. ठीक, इज दैट क्लियर? पूछ रहा है कि फाइंड द if the potential is constant on the circle of radius r,
centered at origin and shown in figure, then the correct statement is. तो सोचो क्या हो, कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया, कोई हिंट है ना, बताओ। p वेक्टर अपन लिख लेते हैं, p वेक्टर इज गिवन p नॉट बाई रूट टू i कैप प्लस j कैप, है ना, एंड द सर्कल इज इक्विपोटेंशियल। सर्कल कैसा है, इक्विपोटेंशियल, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो पहले देखो देखो, अगर हमें पता करना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, पहला ये क्वेश्चन पूछा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट बी है यहाँ पे विच इज ऑल्सो एट 45 डिग्री, कितना एंगल पर है बालक, 45, एंड दिस इज पॉइंट ए विच इज एट 45, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज ऑल्सो हाउ मच, इट इज 0 बोल रहा है, एंड फील्ड एट ए इज दिस मच, आर इज इक्वल टू पी नॉट बाई आर की वैल्यू उसने निकाली हुई है। इसमें बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, इज माई पॉइंट ए इज एक्सियल पॉइंट फॉर द डाइपोल, है ना, एंड पॉइंट बी इज विच पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, पता है ना। पॉइंट ए इज एक्सियल एंड पॉइंट बी इज व्हाट, इक्वेटोरियल। तो ध्यान से देखा जाए, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालें ड्यू टू डाइपोल, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है क्या कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल्स, डू यू नो अबाउट दैट? नो, अच्छा एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हेलो, एक मिनट रुकना बालक, राजमंड्री राजमंड्री, एक मिनट देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, लेकिन ये तो एक्सियल पॉइंट एंगल कंसीडर करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ट्वाइस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब, यही होता है ना। और ई एट इक्वेटोरियल क्या होता है, हेलो, हाँ मेरा मैम क्या बोल रहे थे, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ। 10 नहीं है, 6 7 ही, 7 8 ही है। उनको कहाँ बैठाना है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ एग्जाम करवाते हैं, जो मैंने पेपर आपको 7 ठो पेपर का पीडीएफ वो भेजा है ना ड्राइव, उसी में से क्वेश्चंस करवाना है मैम उनको, है ना। मैंने एक टेस्ट तो लिया था ना उस दिन, आपको पेपर दिया था ना। हाँ तो कल मंडे से और रिगरस कर देंगे, मतलब वही 10 पेपर में से, उसी में से 5 5 क्वेश्चन, 6 6 क्वेश्चन हर हर दिन देते जाते हैं, तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो वो 7 पेपर्स में से पहले एलएक्यूज देना स्टार्ट कर दीजिए, फिर एसएक्यूज एंड फिर बीएसएक्यूज, पहले एलएक्यू दीजिए उनको, है ना। हाँ, कब, नहीं नहीं, क्लास में उनका क्लास, वो जो मॉर्निंग में जहाँ पे वो मैथमेटिक्स की क्लास चलती है ना, उसी क्लास में सुबह मैं 9:30 बजे आके ले लूंगा, क्योंकि मैं मतलब 9:30 पे आता हूँ, है ना। हाँ, तो 9:30 में मैं ही आगे ले लूंगा, 9:30 to 10:30 मेरा साहू सर ने फिक्स किया था, तो मैं उस टाइम पे आगे टेस्ट उनका ले लूंगा, ओके। और मैं आपको पेपर दे दूंगा, ठीक है। क्या क्या क्या, हाँ हाँ मालूम है। हाँ 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 हाँ, बात तो सही है। हाँ
हाँ वही। और हाँ हाँ, तो सिक्स अब नहीं मतलब अपन 9:30, मैं 1 घंटे ले लूंगा, आप 1 घंटे बैठ जाना है ना। 1 घंटे में कॉपी चेक करके थोड़ा रट्टा उट्टा मरवा देना, और जो एबसेंट बच्चा होगा बोल देना कि ये बच्चा नहीं आया था, है ना। ठीक, ठीक है मैम, मैं थोड़ा लाइव क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, है ना? ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं अभी बस यहीं पे रूम पे रुका हूँ, तो तबीयत खराब था मेरा आज। ठीक, ठीक। हूँ, साला ऑफिस से कॉल। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, ठीक है, held fixed in the origin in the presence of uniform electric field of magnitude E naught if the potential is constant on a circle। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस डाइपोल को फिक्स रखना है, एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन होना चाहिए? दिस इज माय डाइपोल वेक्टर और नॉट? दिस इज द डाइपोल डाइपोल वेक्टर, है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और नॉट? बताओ, है कि नहीं? तो पॉइंट क्या आता है कि क्योंकि हमें मालूम है कि दिस इज माय माइनस चार्ज एंड दिस इज डाइपोल वेक्टर, का मतलब क्या, अगर ये डाइपोल इस तरह से, तो इधर क्या है माइनस क्यू, इधर क्या है प्लस क्यू, है कि नहीं? तो अगर ये डाइपोल वेक्टर ऐसा है, एक मिनट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज टुवर्ड्स द माइनस क्यू, है कि नहीं? बालक तुम्हें पता है ना डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, या समझाऊं? समझा देता हूँ, देखो सुनो, समझा देता हूँ। मान लो अगर दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? ध्यान से देखो जरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इट विल बी फ्रॉम प्लस क्यू टुवर्ड्स द माइनस क्यू, है ना, हरदम। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द चार्ज, देखो हरदम यही सोचो कि प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा हरदम, लेकिन हमें इस प्लस क्यू को यहाँ पे फिक्स रखना है, तो हमें कोई ना कोई तो एक मोमेंट जनरेट करना पड़ेगा ना। इसीलिए डाइपोल मोमेंट किधर रहता है? इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सच दैट दिस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर ऑलवेज फिक्स टुगेदर। आर एबल टू गेट मी और नॉट? समझ में आई बात? तो डाइपोल मोमेंट किधर रहता है? प्लस क्यू से माइनस क्यू। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या है? ये अपन का माइनस क्यू है और ये अपन का क्या है? प्लस क्यू। आर एबल टू गेट मी? ठीक। तो अगर ध्यान से देखो जरा, तो इस पॉइंट ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मींस लुक ओवर देयर, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस अपोजिट डायरेक्शन और नॉट, ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में, ये ई नॉट के बारे में जो बात हो रही है, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट और नॉट, सच दैट द डाइपोल इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझा कि नहीं समझा? समीर समझ में आया? समीर है यहाँ पे या चला गया? हाँ, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर क्वांटिटी है, द डाइपोल मोमेंट इज अलोंग फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोजिट होता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू पुट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज गिवन एज ई नॉट, इट इज इन विच डायरेक्शन? इट इज इन दिस डायरेक्शन। समझे कि नहीं समझे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, एट पॉइंट ए क्या है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल प्लस E naught which is electric field outside। Are you able to get me or not? ठीक है। तो E axial क्या आएगा तुम्हारा? E at A 2 Kp वेक्टर क्या है तुम्हारा? P नॉट बाई रो, अच्छा P नॉट बाई रूट टू I कैप प्लस J कैप into R कैप। Are you able to get me? So this is my particular electric field at point A। Are you able to get me or not? समझ में आई बात? नेक्स्ट थिंग, अब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, बट पहले आप देखो ध्यान से। तो अगर ये डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट का जो अपोजिट डायरेक्शन होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और नॉट? दिस इज ई इक्वेटोरियल।
कुछ तो बोलो हाँ या ना। और जो जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट की डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ आई कैलकुलेट, so net electric field at point B needs to be zero such that dipole is fixed always, isn't it? Such that dipole is fixed. तो पहला तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट डाइपोल must be fixed at to make the dipole to be fixed, the net electric field at B must be equal to how much? Zero. Is that clear or not? ठीक. Then my particular value, this implies that then this particular EB, EB का अगर हम रिलेशन लेके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि E नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? E इक्वेटोरियल. और E इक्वेटोरियल क्या होता है फॉर्मूला? के पी वेक्टर बाय आर क्यूब. समझे कि नहीं समझे बालक? है ना? तो बस अभी तुम्हारा ई एक्सियल होता है ट्वाइस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं ना कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट. तो इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखो, इन टर्म्स ऑफ दिस ई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाउ मच, क्या आएगा रिलेशन? इस ऊपर लिखने दो. ई एट पॉइंट ए is twice of E naught plus E naught. That means it is equal to how much? Thrice of E naught, which is thrice Kp vector by R cube. Is that clear? ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, अगर लिखोगे तो क्या आएगा? E at A, ये था E axial प्लस E naught ना. तो E naught भी अब इसको इस फॉर्म में नहीं, ये वाला फॉर्म इरेज कर दो. तुम्हारा मिल गया E axial E at A 3 Kp वेक्टर बाई आर क्यूब. सो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पी वेक्टर है पी नॉट बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई हाउ मच? आर क्यूब. आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है. तो ये क्या है रिलेशन तुम्हारा? इसका मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं बालक? एक मिनट जरा देखने दो. E naught is EB vector KP vector by R cube. तो E naught का जो डायरेक्शन है सेम है. E naught is along this direction. Dipole moment is also along that direction. है ना? रूट टू, आई थिंक ये कितना आएगा? आई थिंक इतना आएगा. तो ऑप्शन सी तो तुम्हारा करेक्ट लग नहीं रहा. एक मिनट देखने दो. ई एक्सियल बोल रहा है. अच्छा, ई नॉट का जो वैल्यू है, ओ सेट सेट सेट, एक मिनट बालक, रुको जरा. मेरा इसीलिए मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ क्लास के टाइम पे, दिमाग तो दही हो जाता है. रुको एक मिनट भाई साहब, मैंने ये चीज़ एक ध्यान नहीं दिया. अच्छा एक बात बताओ, जो ई इक्वेटोरियल होता है, इट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और not. तो ई इक्वेटोरियल अगर हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी में तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब. है ना? यही लिखते हैं अपन. यही होता है ना फॉर्मूला समीर? है ना? तो जब अगर हम ई नॉट की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज ई इक्वेटोरियल लिखें, अगर हम ई नॉट वेक्टर बनाते हैं तो इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब और not. समझे? तो ई एक्सियल जो है, ई एक्सियल विल बी हाउ मच? ई एक्सियल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ई नॉट वेक्टर. समझे कि नहीं समझे समीर? इज दिस क्लियर? समझ में आई बात? तो क्योंकि अपन ई इक्वेटोरियल डाइपोल मोमेंट का अपोजिट है, तो ये माइनस होगा, प्लस में नहीं होगा. तो ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ केपी वेक्टर बाई आर क्यूब, एंड दैट इज व्हाई ई एक्सियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ई नॉट केपी वेक्टर बाई आर क्यूब. सो ई एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? इट इज ई एक्सियल प्लस
ई नॉट वेक्टर है ना, क्योंकि अपन आइजे के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ई एक्सेल कितना हुआ, माइनस ऑफ ट्वाइस ई नॉट वेक्टर प्लस ई नॉट वेक्टर, तो थ्री ई नॉट नहीं है, ई एट पॉइंट ए इज हाउ मच, सिंपल, सिर्फ माइनस ऑफ ई नॉट वेक्टर। आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है, तो बस, तो ये आंसर सही है क्या, ई एट ए इज इक्वल टू रूट टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस ए कैप? नो, इट इज नॉट करेक्ट। आर एबल टू गेट मी? द आंसर इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिंपल ई नॉट वेक्टर। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अगर हम ई नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p vector is given p naught by root 2 I cap plus j cap divided by how much, r cube. This is my माइनस ऑफ ई नॉट वेक्टर है ना। एक मिनट, लगता है नया पेज लेना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यू नो दैट ई नॉट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। पुट कर दो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पी वेक्टर इज पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, यही है ना। तो ये अपन का पी वेक्टर है ना, अगर हमको मैग्नीट्यूड वाइज कन्वर्ट करना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, रूट टू होगा, है ना। सो ई नॉट मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, वन माइनस, यहाँ पे था मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी नॉट बाई रूट टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज हाउ मच, सिंपल, रूट टू। आर यू एबल टू गेट मी? इज दैट क्लियर? तो रूट टू क्या हो गया, कैंसिल। सो अपन का रिलेशन क्या आएगा, दैट आर क्यूब इज इक्वल टू पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। आर एबल टू गेट मी? तो आर की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का पावर 1/3। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको एक बार ये क्या है, ये यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, रूट टू ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, 1/√2 होगा ना यहाँ पे बस। तो ये ई नॉट आया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था ना, इसलिए सी आंसर सही नहीं है, सिर्फ डी आंसर सही। इज दैट क्लियर? ठीक है, टाइम लग गया यार इस क्वेश्चन में, है ना। आगे बढ़े, 35वां नंबर, एडवांस 2015 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, consider a uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at O. In the distribution, a spherical cavity of r2 is made centered at P with distance OP is equal to A is equal to R1 minus R2, है ना। If the electric field inside the cavity at position R vector is here, then अरे यार ये तो प्रूफ कराया था ना, तुम्हें बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 या 11 में है ना, कि ई एट, सो चलो मैं प्रूफ करा देता हूँ तुम लोग, है ना। पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर at internal region, it is equal to rho r vector by 3 epsilon naught, यही होता है, अभी अभी बताया तुम्हें फॉर्मूला, है ना। अब r वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये कैविटी है, हमें पॉइंट पे, हमें किसी इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, है ना। तो मान लो उस पॉइंट का नाम है ए, क्या नाम दे दिया, ए, है ना। मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत है या ऐसे ही रहने दो? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट ए, मैंने अभी तुमसे बोला कि कंसिडर द होल स्फीयर एज प्लस रो एंड दिस कैविटी एज माइनस रो ऑलवेज, बिकॉज कैविटी उसी उसी बॉडी से निकाल के बनाई गई होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो ई नेट एट ए अगर हम निकालें तो क्या होगा, ई वन प्लस ई टू, ई वन इज ड्यू टू होल स्फीयर, ई टू इज ड्यू टू द कैविटी। आर एबल टू गेट मी? तो होल स्फीयर की वजह से क्या आएगा, सिंपल, अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दें पॉइंट ए के पास, ठीक है, तो क्या आएगा रिलेशन, E इज इक्वल टू रो ओ ए वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल हाँ या ना, ठीक। एंड E ड्यू टू 2
हमें तो ये माइनस रो मानना है ना, तो क्या आएगा माइनस रो। अगर हम इसके लिए वेक्टर ड्रॉ कर दें तो क्या आएगा पी ए वेक्टर माइनस ऑफ रो पी ए वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन क्या आया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ओ ए वेक्टर माइनस माइनस पी ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ओ ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर इज माई ओ पी वेक्टर और नॉट। So rho by 3 epsilon naught OP vector, where OP vector is nothing but the distance between 2 points which is given as A. तो क्या है relation, rho A by 3 epsilon naught, where A is the distance between the cavity center and the center of a sphere. Are you able to get me? तो देख जरा, क्या ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं ना, ये तो सेंटर्स के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। इट इज व्हाट, यूनिफॉर्म, एंड इट विल हैव डायरेक्शन एंड इट विल हैव मैग्नीट्यूड आल्सो और नॉट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कैविटी। आर एबल टू गेट मी? तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट, दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट, तीसरा ऑप्शन द यूनि इज यूनिफॉर्म, its magnitude is independent of A, huh? But its direction depends on A. So is this answer correct? करेक्ट है, कैसे करेक्ट है? तुम खुद सोचो, मैग बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये कहां से पॉसिबल है? मैग्नीट्यूड इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ना। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए। 35 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? बना या नहीं बना? सो स्टिल एक और लेक्चर लगेगा इसको कंप्लीट करने में। कितना बचा है? 44 क्वेश्चंस आर देयर, 9 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो अपन कल संडे है ना, कल क्लास रखेंगे जरूर एंड कल फिनिश कर देंगे। कल कितना तारीख है? 12 तारीख है ना, ताकि मंडे को अपन गॉस लॉ वाला कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, कैपेसिटेंस तक आ रहा है ना तुम लोग का? हाँ, तो कैपेसिटेंस का भी मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, मतलब वहां तक पहुंच जाएंगे अपन, है ना। बट आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह ये सब थोड़ा अच्छे से समझ लो, लेक्चर्स देखते रहा करो, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो तो क्लियर, टाटा बाय बाय एंड सी यू, लेट्स मीट टुमारो एट कितने बजे मिलेंगे कल? कल 2 बजे रखते हैं, दोपहर को 2 बजे, ठीक है? चलो बाय, गुड डे।